गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने जो चैप्टर खत्म किया दैट वाज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और मैंने आप लोग को बोला था कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक करने के लिए जाएंगे दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चे देखिए, पार्टनरशिप चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशन पार्ट हैं, लाइक सर गुडविल कैलकुलेट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना, ये सारी की सारी चीजें आप अब तक कर चुके हो, आप ऑलरेडी करते हुए आए हो। ये जो टर्म है दो, एडमिशन और रिटायरमेंट या डेथ, इन दोनों में कैलकुलेशन का जो डिफरेंस है ना, वो कैलकुलेशन का डिफरेंस सिर्फ एक पॉइंट पर है। वो क्या है कि अब तक कोई नया आपके लिए आ रहा था। हमने जो अभी तक पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें हमारे पास कोई एक नया पार्टनर आ रहा था, नया पार्टनर गेन कर रहा था और पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे। पर जो ये टॉपिक है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस टॉपिक में क्या होता है कि नया पार्टनर ना आकर के जो पुराना पार्टनर हमारे साथ एग्जिस्टिंग होता है, वो पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ करके जा रहा है। तो मान लो अगर 3 लोगों के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था, उसमें से कोई एक छोड़ करके चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमेनिंग 2 बच्चे अब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपया था, 300 रुपया था और 300 रुपया 3 लोगों के बीच में बट रहा था, तो 100, 100 एंड 100। पर अगर एक छोड़ करके चला गया तो अब कितना मिलेगा, 150 एंड 150, अगर इक्वली बांट रहे तो कहता है कि जब रिटायरमेंट या डेथ का कंसेप्ट आता है तो कैलकुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। मतलब अब तक आपके पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे, बट जैसे ही रिटायरमेंट या डेथ का कंडीशन निकल के आता है, आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन पुराने पार्टनर्स में से एक पार्टनर लूज करेगा जो बिजनेस से बाहर जा रहा है, और बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो हम जो ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ये रिवर्स में पढ़ेंगे, ना कि आगे जाकर कोई नया आ रहा है फिर उसका शेयर कैलकुलेट कर रहे हो, ला रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ना करके विल स्टडी दिस चैप्टर इन रिवर्स सेगमेंट। मतलब हम वापस जाकर के इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, दोनों टॉपिक अलग अलग करेंगे। पहले हम रिटायरमेंट समझेंगे, रिटायरमेंट के बाद हम डेथ की तरफ जाएंगे। मतलब पहले आप रिटायर होइए फिर मरिए, जो एक नॉर्मल मतलब सीक्वेंस है। ओके, सो व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट एक ऐसा मोड आप कह सकते हो, रिटायरमेंट इज अ वे जहां पर जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, उस पार्टनरशिप फॉर्म का एक रिकंस्टिट्यूशन होता है। जैसे रिकंस्टिट्यूशन में हमने पहला तरीका कौन सा पढ़ा था कि सर तब होगा जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे। दूसरा सर तब होगा जब किसी नए पार्टनर को एडमिट करा रहे हैं। और तीसरा तब होगा जब कोई पार्टनर रिटायर करके जा रहा है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब ही यही होता है कि सिचुएशन पहले कुछ और थी, अब सिचुएशन चेंज हो गई। मतलब या तो कोई नया आया, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, या कोई रिटायरमेंट लेकर के चला गया, मतलब कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो उसको नाम दिया जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म। Retirement of a partner is one of the modes of reconstituting the firm under which an old partnership comes to an end and a new one between the continuing partners comes into existence. However, the firm continues its business. Sir, X, Y और Z थे। Z ने बोला भैया मेरा मन भर गया अब इस बिजनेस से, मैं बाहर जाना चाहता हूं। तो बोलता है जैसे ही Z गया, फर्म का कंस्टिट्यूशन अब किस किस के बीच में आ गया, X और Y के बीच में, एंड दे विल फर्दर कंटिन्यू द बिजनेस। तो इसको जो ये निकल करके चला गया उसको नाम दिया जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर? एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़ना चाहता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लाइक कंसेंट ले सकता है बाकी पार्टनर्स का, या दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि सर हम ये मान ले कि पार्टनरशिप फर्म में, मतलब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि हाँ ये पार्टनर इस तरीके से रिटायर हो सकता है। तो जो भी तरीका मेंशन हो उस तरीके से पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकता है। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वेदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड in accordance with an express agreement by the partner, एक express agreement हो partners के बीच में। and third, by giving notice in writing to all the partners of his intention to retire in case of partnership at will। मतलब पहला है या तो consent ले लो,
दूसरा है कि आप क्या कर दो, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट ही था कि भैया मैं 4 साल काम करूंगा फिर रिटायर हो जाऊंगा। या तीसरा ही पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या होता है, मनमर्जी। अगर पार्टनरशिप आपकी मर्जी से चल रहा है तो कुछ नहीं, आप क्या कर दीजिए, सारे पार्टनर को अपना नोटिस दे दीजिए कि हाँ भैया मेरा इंटेंशन है कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जाना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। लायबिलिटी ऑफ एन रिटायरिंग पार्टनर। दो तरीके हैं सर, 31/9/2020 को पार्टनर रिटायर कर रहा है तो कहता है ये 30/9/2020 से पहले पार्टनर ने जो भी काम किया है, फॉर दैट ही इज इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल। मतलब उसकी भी लायबिलिटी और पार्टनरशिप फॉर्म की भी लायबिलिटी है। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लायबिलिटी या कोई भी हरकत रिटायरमेंट के बाद की है तो उसके लायबिलिटी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, और पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी के लिए आप उस इंडिविजुअल पार्टनर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। वही चीज यहां बताया है। द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एक्ट्स बिफोर हिज रिटायरमेंट। Retiring partner continues to be liable to the third party unless he discharges himself from the same by notation by tripartite agreement between him, the third party and the continuing पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर उसने रिटायरमेंट से पहले कोई काम किया है तो ही इज लायबल फॉर दैट। हाँ वो कर सकता है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ना कि 3 लोगों के बीच में, मेरे बीच में जिसके साथ मेरी लायबिलिटी है उसको, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, हम तीनों ने एक एग्रीमेंट किया कि भैया देखिए मैं आज से रिटर्न निकल रहा हूं इस पार्टनरशिप फर्म से, तो अब जो भी मेरे ऑब्लिगेशंस थे वो ये लोग संभालेंगे, इस फर्म का ऑब्लिगेशन होगा, मुझे इस चीज से बाहर रखिए। दूसरा है, बहुत सारी चीजें होती है ना जो बच्चे आप थ्योरेटिकल में पढ़ते हो बट प्रैक्टिकली आप तभी इंप्लीमेंट कर पाते हो जो आप काम करते हो। लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये जो वर्ड था ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, मैंने इसके बारे में पढ़ा था बट फर्स्ट टाइम मैंने ये एग्रीमेंट देखा कि कैसे होता है। जैसे मैं एक स्कूल को फंडिंग कर रहा था तो वहाँ कुछ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आता था, लैंडलॉर्ड जो स्कूल चला रहा था उसके बीच में और बैंक के बीच में। तो ट्राइपार्टाइट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब काम करना शुरू करोगे ना तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस। विदाउट प्रैक्टिकल आप कभी भी आपसे, हाँ ये आपने समझ लिया सर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है 3 लोगों के बीच में, बट सर वो कैसा होता है, उसमें किसका नाम आता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, या आप तब समझोगे जब आप प्रैक्टिकली उन चीजों पे काम करने जाओगे। Liability of the firm acts after his retirement. Retiring partner continues to be liable to the third party unless public notice of his retirement is given by himself or any of the other partners, but he will not be liable to any third party if the latter deals with the firm knowing that the former was a partner. मतलब सर मैं रिटायर कर रहा हूं ना, तो अगर उसका पब्लिक नोटिस चला गया, मतलब सबको पता चल गया हाँ ठीक है चंदन सर ने इस पार्टिकुलर फर्म से रिटायर कर दिया, उसके बाद कोई भी ऑब्लिगेशन के लिए मैं जिम्मेवार नहीं रहूँ। हाँ मैं नहीं बताया और लोगों को पता ही नहीं है, लोग एग्रीमेंट कर रहे तब जिम्मेवार रहूंगा, लेकिन वैसे जिम्मेवार नहीं रहूंगा। और दूसरा चीज कि मान लो कोई बंदा एक पार्टिकुलर फर्म के साथ एग्रीमेंट कर रहा है ये जान करके कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड, उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, फिर भी वो एग्रीमेंट कर रहा है, तो बोलता है भैया उसके लिए उस रिटायरिंग पार्टनर का क्या दोष, आपको पता था ना कि वो नहीं एग्जिस्ट करता है वहां पर, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो जिम्मेवारी अपने ऊपर, हमने ठेका ले रखा है क्या, वही चीज यहां बता रहा है। What are the adjustment required? The various matters that need to be adjusted at the time of retirement of a partner are, क्या क्या होना चाहिए एडमिशन के टाइम, क्या था सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर, गुडविल सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर 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 ये तो वही है जो आप पार्टनरशिप में बताएं। तो मैंने कब कहा मैं तुम लोगों को नया बताने जा रहा हूं, बिल्कुल वही है जो मैंने तुम लोगों को पार्टनरशिप में बताया, कुछ अलग बता रहा हूं क्या, बिल्कुल वही है जो पार्टनरशिप में बताया था, बस डिफरेंस क्या है कि वहां आपका कोई नया आ रहा था और फिर आप ये सारे कैलकुलेशन कर रहे थे, यहां छोड़कर जा रहा है और फिर कैलकुलेशंस आप कर रहे हो। आते हैं एक एक टर्म पे। पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। टर्म आप जानते हो व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि सर जो पार्टनर सब कंटिन्यू कर रहे हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज न्यू पीएसआर। और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, सर किसी ने अपना हिस्सा दिया होगा और किसी ने उस हिस्से को लिया होगा, तो जिस रेशियो में हिस्से को ले रहा है दैट इज डिफाइंड एज योर गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
The ratio in which the continuing partner decide to share the future profit and losses is known as new profit sharing ratio. जिस रेशियो में नए पार्टनर एग्री कर रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, दैट इज डिफाइंड एज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ट्यूटोरियल नोट है, unless agreed otherwise, it is presumed that the continuing partners acquire the outgoing partner's share in their old PSR, so the continuing partners continue to share the future profit in the old ratio and hence their new profit sharing ratio is same as their old profit sharing ratio. सर ये थोड़ा आपने फास्ट बोला, समझ नहीं आया. एडमिशन याद करो, जब कोई आ रहा था और क्वेश्चन साइलेंट था तो क्या मानते थे, सैक्रिफाइस किस रेशियो में कर रहा है, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और फ्यूचर में भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेशन करके भी निकालो या शॉर्टकट से भी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा चलता था, जो वो पहले शेयर करते थे आपस में वही. तो यहां क्या अंतर हो जाएगा, सर सेम चीज रह जाएगा. अगर क्वेश्चन में क्लेरिफाइड नहीं है तो हम मानेंगे कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो फ्यूचर में भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. व्हाट इज गेनिंग रेशियो? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर्ड द आउटगोइंग और रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो. भैया Z चला गया, Z का शेयर जिस रेशियो में हम अक्वायर कर रहे हैं, मान लो कुछ साइलेंट है तो जो ओल्ड PSR था दैट विल बी योर गेनिंग रेशियो, वही क्या कहलाता है आपका गेनिंग रेशियो. दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR. सेम नोट जो मैंने ऊपर बताया. Example, A and B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. 3/6, 2/6, 1/6. B died on 1st January 2012. C, the son of B, is of the opinion that he is rightful owner of his father's share of profit and the profit of the firms be shared between A and C equally. A does not agree to settle the dispute between A and C according to the Indian Partnership Act. In the case C is not correct unless agreed otherwise, the new profit sharing ratio of continuing partner is same as their old profit sharing ratio. हुआ क्या कि B मर गया और C ने ये कहा कि भैया जब वो मर गया तो एक काम करेंगे, हमारे बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर लेंगे. अब सवाल आएगा क्यों इक्वली करें भैया, अगर साइलेंट है सब कुछ, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर एक और रिकंस्टिट्यूशन करो ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला रिकंस्टिट्यूशन. अगर आप उसको नहीं करने के लिए जा रहे हो तो इन दैट सिचुएशन जो बचे हुए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू होगा, वो कौन सा होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो एक्चुअली शेयर करते थे पहले. तो उनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3 और 1. तो अब उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 1, न कि 1:1. डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो. सर ये आप क्या बता रहे हो, सर ये तो थ्योरी है, तो हमको अच्छे से पता है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में अंतर क्या होता है. सैक्रिफाइसिंग मतलब वो रेशियो जिसमें अपना शेयर पुराना पार्टनर नए पार्टनर्स को दे रहा है, और गेनिंग रेशियो मतलब होता है जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर कर रहे हैं. इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन. इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन टू बी पेड बाय ईच पार्टनर. गेनर क्या करता है, जो गेन कर रहा है वो क्या करता है, सैक्रिफाइसिंग को देता है, और सैक्रिफाइसिंग क्या करता है, अपना हिस्सा गेनिंग पार्टनर से लेता है. It is calculated by taking out the difference between the old share and the new share. It is calculated by taking out the difference between the new share and the old share. This is very important. जब भी आप सैक्रिफाइसिंग निकालो तो कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू. लॉजिकली भी अगर आप समझना चाहो तो इसको क्या है, सर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो पुराना जो मिलता था हमको उसमें से नया हटा दीजिए तो पता चल जाएगा हमने कितना सैक्रिफाइस किया. और गेनिंग कैसे निकलता है, तो न्यू माइनस ओल्ड. वैसे अगर तुम अपने स्टेबिलिटी के लिए देखना चाहते हो तो जनरली क्या करना, न्यू माइनस ओल्ड कर देना. अगर निगेटिव फिगर आया दैट्स अ सैक्रिफाइस, अगर पॉजिटिव फिगर आया दैट्स अ गेन. ठीक है, ये शॉर्टकट है. व्हेन टू कैलकुलेट, it is calculated at the time of admission of a new partner and it is calculated at time of retirement or death of a partner.
ये थ्योरेटिकल ज्ञान था कि सर क्या होता है, कैसे रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या कैलकुलेशन करते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो अप होते हैं रिटायरमेंट के बाद। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio of 1/2, 3/10, 1/5। मतलब 1/2 is to 3/10 is to 1/5। अगर डिनोमिनेटर बराबर करते हैं तो हो गया बच्चे 10, 5 is to 3 is to 2। This is their profit sharing ratio। Calculate the new PSR and gearing ratio if X retire। पहला सिचुएशन क्या हो गया, अगर मिस्टर एक्स रिटायर कर गए तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स का शेयर कितना था, तो सर मिस्टर एक्स का जो शेयर था, मिस्टर एक्स का शेयर वाज 5/10। दिस 5/10 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड इन द रेशियो ऑफ 2/5। क्यों सर, क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट होने के बाद अगर कुछ नहीं बताया है तो मान करके चलते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी रेशियो में वो गेन कर रहे हैं, और इन फ्यूचर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका ओल्ड पीएसआर में ही होगा। सेम चीज यहां भी आपको बताया गया है। द रेशियो विल बी let us convert the old ratio into same as the old ratio which new ratio. In such case, the new ratio will be the same as old ratio which existed between the remaining partners. Since the remaining partners continue to share the future profit and losses in the old ratio as existed immediately before the going out of a partner unless agreed otherwise। सर जो आपने हिंदी में बताया ना, सेम चीज कहानी यहाँ पर अंग्रेजी में बताई हुई है। The new ratio will be 3:2, 5:2, 5:3। हाँ सर, हम ये जानते हैं कि अगर ये गया तो 3/2 बटा, ये गया तो 5/2 बचा, और अगर ये गया तो 5/3 बचा। हमने वो कर लिया। गेनिंग रेशियो किसमें सर, ऑब्वियसली वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 3:2, 5:2, 5:3। तो ये कोई तोप नहीं था सर जो आपने बताया। अगले क्वेश्चन पे जाइए। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/5, 1/3 and 7/15 respectively। 1/5, 1/3, 7/15। मतलब अगर बराबर करना चाहें तो ये 15, 3:5:7 हो गया। 3:5:7 is their equal profit sharing ratio। Z retires and his share was taken up by X and Y in the ratio of 3:2। Z का शेयर कितना था, तो सर 60/15। ये लेकर के गया 3/5 और ये लेकर के गया 7/15 इंटू 2/5। कितना आया, 21/75। 15 था ना, 14/75। मतलब उन्होंने जो गेन किया वो गेन किस रेशियो में की, मतलब जो उसका शेयर था वो किस रेशियो में ले गए, 21/75 इज टू 14/75। मतलब वी कैन से अगर हम 7 से काट दे तो 3:2 के रेशियो में गेन कर रहे हैं वो दोनों, गेनिंग रेशियो। अब बात आती है कि सर एक्स का नया शेयर बताइए कितना होगा। तो एक्स का पुराना शेयर कितना था, तो सर एक्स का पुराना शेयर था 1/5 और उसने कितना और गेन किया, तो 21/75। मतलब सर अगर हम इसको नीचे 75 कर देते हैं तो 15 + 21 कितना हो गया, 36। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, बोला सर 1/5 पुराना था और नया उसने कितना गेन कर लिया, तो सर 21/75 अगर हम बराबर करते हैं तो 36/75 ये क्या हो गया, न्यू पीएसआर। सेम चीज हम लोग y के लिए भी कर सकते हैं कि y का पुराना शेयर कितना था, तो सर y का पुराना शेयर था 1/3 प्लस 14/75 कितना निकल करके आ गया, 75। 25 प्लस 14 इज इक्वल टू 39/75। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि चंदन सर आपने तो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसी में अगर हम करते तो होता ये कि 3/15 प्लस 21/75।
मतलब ये 75 ही रहता, 15 5 होता है तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 21, तब भी कितना आएगा 36/75। तो ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसको लेकर के करना चाहते हो या जो इक्वल करने के बाद आ रहा है उसको। दोनों सिचुएशन में सेम ही आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर उसको बैलेंस करेगा। तो ये आ गया हमारा न्यू PSR। कितना आया न्यू PSR? 36:39, मतलब हम कह सकते हैं 12:13। और जो नया जो पुराना पार्टनर चला गया उसका शेयर तो हमने देख ही लिया, उसका शेयर था 7/15। मतलब इन फ्यूचर प्रॉफिट किस में शेयर होगा सर? 12:13 के रेशियो में। आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था? कैलकुलेट द न्यू PSR आ गया, कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो 3:2 आ गया, 3:2 इज द गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो इज 12:13। नेक्स्ट, WXYZ are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3 and 1/6. Y retires and WXZ decided to share the profit and losses equally in the future. Calculate the gaining ratio. सर है क्या इसमें? मतलब अभी तक सबको मिलता था 1/3:1/6:1/3:1/6। ये मिस्टर रिटायर कर गए, वाई रिटायर कर गया और बाद में इन्होंने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया 1/3:1/3:1/3। मतलब सर इसमें से उनके ओल्ड शेयर को माइनस कर दीजिए तो आपका गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकल जाएगा। इसका तो बराबर चल रहा है सर, तो इसका कुछ नहीं आएगा। इन दोनों का गेन या सैक्रिफाइस निकाल लीजिए, आपका पता चल जाएगा गेनिंग रेशियो कितना है। एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 25:15:9। ठीक है, X, Y, Z हो जाएगा ये। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 25, ये थोड़ा लाइट हो गया ना, ओके ब्लैक ले लेते हैं। 25:15:9, 25 और 15 कितना होता है? तो सर 40 और 9 49, मतलब 25/49 15/49 9/49। नेगे Y retires, they decided that the profit sharing ratio between X and Y will be same as existing between Y and Z। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या डाला कि रेशियो बिटवीन Y एंड Z कितना था? तो सर 15:9 का रेशियो था और हम शॉर्ट कर सकते हैं तो 5:3 का रेशियो। अब ये जो 5:3 का रेशियो है ये फ्यूचर में किस किस के बीच आ गया? X और Z के बीच में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हमको न्यू रेशियो तो पता चल गया 5:3 है। अब गेनिंग रेशियो निकालना चाहें अगर हम तो सर 5/8 माइनस पुराना रेशियो कितना था? 25/49 और 3/8 माइनस पुराना रेशियो कितना था? तो 9/49। यह आ गया तुम्हारा 45/392 और ये आ गया 75/392। दोनों को कुछ से काट सकते हैं क्या? तो हाँ सर 15 से, ये 3 और ये 5, तो 3:5। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। कुछ तोप मारा क्या मैंने? बिल्कुल नहीं सर। आपने सिंपली क्या किया, क्वेश्चन में एक जो अलग सा लाइन डाला था, बोला कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उन दोनों, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा? बोला कि जो रिटायरिंग पार्टनर और जेड है ना उनके बीच में जो है उस रेशियो में वो फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। तो बस उस लाइन को ध्यान से पढ़ना। अगला क्वेश्चन, X, Y and Z share profit and losses in the ratio of 1/2, 3/10, 1/5 respectively. Y retires and his share was taken up by X in the ratio of 2:1. Then immediately W is admitted for 1/4 share, half of which was given by X and the remaining share was taken by W equally from X and Z. Calculate the new profit sharing ratio. ये क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। सबसे पहले न्यू PSR ऑन रिटायरमेंट,
देन न्यू PSR ऑन एडमिशन। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले नया PSR कैलकुलेट कीजिए सर। रिटायरमेंट होगा तो हमें प्रोसेस पता है सर। रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है उसके बाद आप एडमिशन के बाद वाला PSR कैलकुलेट कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तुम्हारा एडमिशन का भी रिवीजन हो जाएगा और इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप का भी रिवीजन हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज अप टू यू। सॉल्यूशन सामने है बट सॉल्यूशन देखना मत। ठीक है, सो हमने क्या चीज के बारे में बात किया? हमने बात किया कि सर अगर मान लीजिए एक पार्टनर का एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या सिचुएशन निकल करके आता है, कौन गेन करता है, कौन सैक्रिफाइस करता है। हमने उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया। जो अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सवाल आता है सर व्हाई गुडविल एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो आप अपने मन से पूछेगा एडमिशन के टाइम क्यों जरूरी था सर? तो सर पुराने पार्टनर थे ना, उनका हिस्सा था, उनको दीजिएगा नहीं दीजिएगा? सेम चीज़, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा आप उसको दीजिएगा कि नहीं? गुडविल तो आप ही का, तो गुडविल बनाने में उसने भी तो हेल्प किया, उसका हिस्सा आप उसको दीजिएगा कि नहीं? तो उसके लिए भी गुडविल कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये लिखा है। When an existing partner of a firm decides to retire from the firm, the continuing partners will gain in future profits. The continuing partners who gain by acquiring an additional right to share the future profit must compensate the outgoing partner who sacrifices by foregoing his right to share the future profits. भैया जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है बिजनेस से बाहर जाके, उसको आप कंपेंसेट करिएगा ना, बिकॉज कल तो आप गेन करिएगा सारा का सारा। तो बोलता है इसी चलते हम यहां भी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हिस्सा देते हैं और जो गेन कर रहा है उससे हिस्सा लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन मस्ट बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। जो कंपेंसेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो कितना होना चाहिए? वो फर्म के गुडविल का जो प्रोपोर्शनेट शेयर आ रहा है उतना होना चाहिए। 10 आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड। सर 3 लाख रुपए शेयर ऑफ गुडविल आ रहा था, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर था 1/3, मतलब उसको कंपेंसेशन कितना तक मिलना चाहिए? तो सर 1 लाख रुपए तक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। The following simplified approach is suggested to make the adjustment of goodwill. पहला, सर अगर बुक में कोई परचेज्ड गुडविल है तो थोड़ा याद कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं? बुक में परचेज्ड गुडविल मतलब बैलेंस शीट, दोनों गुडविल में कंफ्यूज मत होना। एक होता है सेल्फ क्रिएटेड गुडविल, एक है जो आपने परचेज करी थी किसी से। जो आप परचेज करते हो ना वो आपके बैलेंस शीट में राइट साइड में फिक्स्ड एसेट्स से जस्ट ऊपर, टेंजिबल एसेट्स के जस्ट ऊपर दिखता है। तो सर इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या करते थे एडमिशन में? सर पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते थे, तो वही यहां पर भी करिएगा ना। बोलता है इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स राइट इट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दो। बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट, बट इफ द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स दैट द सेम शुड बी रिटन ऑफ इन the old partners books of accounts in their old profit sharing ratio. तो कहता है all partners capital account debit to goodwill account being the amount of goodwill written off. Number 2, give the credit for outgoing partner share of goodwill to the outgoing partner. जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर है उसको उसका क्रेडिट दे दीजिए। कैसे? अगर मैं गेन कर रहा हूं और कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो मैं गेनर क्या करूंगा? अपने अकाउंट को डेबिट करूंगा और उसको उतना शेयर दे दूंगा। लिखता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड सिचुएशन क्या है कि सर जो जा रहा है हमें तो पता है उसने सैक्रिफाइस किया, पर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सर उसमें भी एक बंदे ने अपना शेयर रेड्यूस करवा लिया। मतलब कि जैसे उसको पहले मिलता था 2/3 हिस्सा, अब मिल रहा है सिर्फ 1/3, मतलब चेंज होने के बाद किसी वजह से उसको कम मिल रहा है। तो बोलता है सर जब कम मिल रहा है तो उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सैक्रिफाइस किया। आपने बोला हाँ बिल्कुल किया, तो सर उसको गुडविल का शेयर दे दीजिए ना। कैसे? जो गेन कर रहा है वो पहले रिटायरिंग को तो देगा ही, साथ ही साथ ये पार्टनर जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कहने का मतलब? सर सैक्रिफाइसिंग का तो एनी हाउ उनको पता है कि हाँ ही सैक्रिफाइसिंग तो उसको शेयर मिलना चाहिए, बट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं
उसमें भी कोई सेक्रीफाइस कर सकता, अगर किया है तो उसको गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट करेंगे। क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. Y retires and the goodwill of the firm is valued at rupees 21,600. 21,600 में Y का शेयर कितना था, तो 3/4, 3 7 और 2 9, 3 3 7 जा 200, 7,200, ये किसका हो गया, Y शेयर। आगे, गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग्स इन द बुक 9,000, ये 9,000 को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ इन 4:3:2, मतलब 4,000, 3,000, 2,000। Assuming that X and Z will share the future profit in the ratio 5:3, pass the necessary journal entry। मतलब सर ये पता चल गया, ये पता चल गया, बस एक कैलकुलेशन मिसिंग है, वो क्या है कि गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग। तो पुराना रेशियो था उनका 4/9, पहले तो नया देख लो कितना है, 5/8 माइनस 4/9, तो कितना आ गया आपका, नीचे आ गया 72, और 8 9 जा तो 5 9 जा 45, 9 8 जा तो 4 8 जा 32, मतलब ये निकल करके आ गया 13/72, और इसका कितना निकल करके आ गया, तो 3/8 माइनस 2/9, इसका कितना हिस्सा निकल करके आ गया, 11/72। ठीक है, हमारा ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी निकल करके आ गया, हमारा सर इसका शेयर भी निकल करके आ गया, और राइट ऑफ वाला भी पता चल गया। तो पहली एंट्री क्या थी सर, तो राइट ऑफ। दूसरी एंट्री क्या करेंगे सर, जो भी गेन कर रहा है 13:11 के रेशियो में, वो ये 7,200 वाई को कंट्रीब्यूट कर देगा। सो दिस इज ऑल दैट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। आप सिंपली पुराने वाले को राइट ऑफ कर दीजिए, और नया वाला जो भी गेनिंग रेशियो है, वो गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स को, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको कंट्रीब्यूट कर देंगे। अगला इलस्ट्रेशन देखता हूँ ये तुम्हारे लायक है कि नहीं, अगर होगा तो छोड़ूंगा। X, Y and Z share profit and losses in the ratio of 4:5:6 respectively. Y retires and surrender 5/25 of his share in the favor of X. The goodwill of the firm is valued at, अब ये देख लो क्या हो गया, Y का शेयर कितना था, तो 14/5/19/6 25, 5/25 उसका शेयर था, उसका 5/25 उसने किसको दे दिया, X को दे दिया, तो रिमेनिंग कौन लेकर के जाएगा, Y। The goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit based on the average of the last 3 years. The profit of last 3 years is itna, the normal profit of the similar firm is itna, good rate already appearing in the book 75,000. The profit for the first year after Y's retirement was rupees 1 lakh. Give the necessary journal entry। मतलब ये है बच्चे कि इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए गुडविल का अमाउंट ना बता करके बोला गुडविल खुद कंट्रीब्यूट करो, गुडविल खुद कैलकुलेट करो। तो क्या फर्क पड़ता है सर, हमें गुडविल कैलकुलेशन का मेथड आता है, हम गुडविल कैलकुलेशन कर लेंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे, और शेयर के अकॉर्डिंग गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ना तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, ना ये कॉम्प्लिकेशन है, बस आपने क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गेनिंग बाय सेक्रीफाइसिंग आ गया, और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सेम चीज आपने क्या है, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक का रिटायरमेंट करोगे, बाद में दूसरे वाले पार्टनर को वेलकम करोगे, मतलब रिटायरमेंट कम एडमिशन है, रिटायरमेंट कम एडमिशन का क्वेश्चन। अगर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं है तो आप क्या कर दो, जो
आपका गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, देन प्रीमियम फॉर गुडविल लाओ, उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो, पीएल एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, दोबारा करा के आपका टाइम ना वेस्ट करके ये क्वेश्चंस मैं आपके करने के लिए छोड़ देता हूँ। बट प्लीज़ मैंने सोल्यूशन दे दिया है, बट उस सोल्यूशन को ना रेफर करके पहले खुद से कोशिश करना, ना बने तब सोल्यूशन पे जाना, और तब भी ना बने तो क्वेरी रेज कर देना, आई विल रिजॉल्व दोस queries. Question. The balance sheet of A, B and C sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 on 31st March 2018 was as under. A का कैपिटल कितना है, B का कैपिटल, C का कैपिटल, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक. On the same date, B retires from the firm, मतलब 31st मार्च को, and A and C decide to share the future profit and losses in the ratio of 3:2. मतलब आपका रिटायर कौन किया, B, और A और C ने बोला कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में बांटेंगे। तो A का पुराना शेयर कितना था, 5/10, मतलब, और B का पुराना शेयर कितना, C का पुराना शेयर कितना था, 2/10। तो मैं कह सकता हूँ कि 3/5 माइनस 5/10 अगर कर दूं, और 2/10 माइनस 2/5 सॉरी माइनस 2/10, ये मैं कर सकता हूं। तो कितना निकल करके आएगा, 10, 6 माइनस 5, 1/10, और यहाँ कितना निकल करके आ गया, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, तो 2/10। ये क्या निकल करके आ जाएगा, इन दोनों का गेनिंग रेशियो। अपना वर्किंग हम यहाँ पर भी मैच कर लेते हैं। अच्छा, वर्किंग मैंने किया नहीं तुम्हारे, ठीक है, आप आगे करोगे तो आपका आंसर वैसे ही आएगा, नो नीड टू वरी। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर एग्रीड अपॉन दैट एन अमाउंट ऑफ 1100 इंक्लूडेड इन सन्डे डेटर्स टू बी रिटन ऑफ नो लॉन्गर रिसीवेबल। किस में जाता है बच्चे ये सब, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एन एग्जिस्टिंग रेट, कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटन ऑफ नो लॉन्गर अवेलेबल स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाई 1055, लैंड एंड बिल्डिंग इतना, प्लांट एंड मशीनरी ये। दैट एन अमाउंट ऑफ 700 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रिटन बैक, that a provision of 600 to be made for an outstanding repair and bill, that B's capital account will be transferred to his loan account. क्या नया है, एक हमने अप टू जी सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट से करने हैं, और लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस कैपिटल अकाउंट में न रख के लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। पहला बैड डेब्ट का, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट। प्रोविजन हमने ऑलरेडी करके रखा था, कितने का प्रोविजन करके रखा हुआ था, 800 रुपये का। हमने प्रोविजन कितने का करके रखा हुआ था, 800 रुपये का। हमारा लॉस हुआ 1100, तो 300 रुपया हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। समझ में आया ये कैसे हुआ, सर 1100 का डूबा, 800 ऑलरेडी मेरे पास था, तो मेरे को अल्टीमेट मेरा नुकसान कितने का हुआ, तो 1100 माइनस 800, 300, ये 300 कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक राइट डाउन करना है, मतलब डेबिट, तो स्टॉक हमने कितना कर दिया, राइट डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग आपने क्या करा, 11,000 से बढ़ाना, 11,500 से हमने बढ़ा दिया। प्लांट एंड मशीनरी 34,000 पे करना है, 35 था, मतलब 1,000 से लेस। सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट होगा बिकॉज 700 रुपये अब आपसे कोई लेने नहीं आ रहा है। रिपेयर का आउटस्टैंडिंग 600 दिखाना है आपने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नया क्रिएट करना है। क्यों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट नया क्रिएट करना है, बिकॉज सर 16,000 बैलेंस था, उसमें से 1100 डूब गया, तो बचा कितना, 14,900। पुराना परसेंटेज था 5%, मतलब अभी भी 5% के रेट से प्रोविजन कंटिन्यू करना होगा, बिकॉज पुराना प्रोविजन तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट कर लेंगे। एंड मार्केट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक आपने जो भी किया है उसमें आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एडजस्ट नहीं कर रहे थे। होता क्या लॉजिक, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि सर
जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है ना, पहले उसके साथ बैड डेब्ट एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी प्रोविजन था आपके पास 800 का, 1100 का बैड डेब्ट हुआ, तो 300 एक्स्ट्रा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन में, लेकिन आपका प्रोविजन अकाउंट तो खत्म हो गया, तो फ्रेश प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और लास्ट में जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, ये सारी चीज़ें हमने एंट्री की, लास्ट में जो बैलेंस बचा दैट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज कि हमको करना क्या पड़ा सर, हमको रिवैल्यूएशन की जो भी जर्नल एंट्रीज आती थी हमने सारी वो जर्नल एंट्रीज पास कर दी, लास्ट में अपना बैलेंस निकाला और अकाउंट को क्लोज कर दिया। Next, adjustment for reserves and accumulated profit and losses. Why is adjustment for reserves and accumulated profit and losses required? क्या जरूरत है सर? वही जरूरत है जो एडमिशन में था। जो पुराना हिस्सेदारी है वो तो आप बांटिएगा ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बांटेंगे। तो सर, इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एनी रिजर्व्स accumulated profit and losses exist in the books of the firm, this should be transferred to the capital account of all the partners in their old profit sharing ratio, so that the due share of an outstanding partner in the reserves accumulated profit and losses up to the retirement gets adjusted with his capital. सेम लॉजिकल जो हमने पहले लगाया कि एडमिशन के टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स थे रिजर्व्स वगैरह उन्हीं का था, तो जो रिटायर कर रहा है उसका भी तो उस रिजर्व्स में सरप्लस में हिस्सा है, तो बोलता है उसको बांट बूट करके खत्म करो। और क्योंकि अब रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो सब कुछ नए सिरे से होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व, पीएल, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। सर कुछ नया नहीं है सर, ये हमने एडमिशन में भी किया, हमें पता है कि फायदे की चीज़ें क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट है या डेफर्ड रेवेन्यू मतलब जो लॉस वगैरह है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो दैट विल बी डेबिटेड। एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Z retires from the firm 31st March 2018. On the date of Z retirement, the following balances appear in the books. जनरल रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 5,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20, आउट ऑफ विच 8,000 टू बी प्रोवाइडेड, मतलब 12,000 ये किसको चला जाएगा, पार्टनर को। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 60,000, बांट सकते हो क्या इसको, है किसी की औकात, है किसी की औकात ये 60,000 बांटने की? नहीं सर, ये आपने बताया था लास्ट क्लास कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, चचा जो बैठे हैं ना, मतलब नरेंद्र मोदी जी, उनका पैसा है, मतलब सरकार का पैसा है सर, हमारे हिस्से का पैसा नहीं है वो। उसको दूर से बोलो कि हाँ बिल्कुल सरकार के खाते में जाएगा, ये एम्प्लॉयज का पैसा था, हम इसको नहीं बांट रहे हैं, तो हम इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो इट विल बी अ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हुआ, बाकी विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Employees Provident Fund is a statutory liability and is not accumulated profit and hence it is not distributed among the partners. ये जो Employees Provident Fund है, it is a statutory liability जिसकी वजह से इसको distribute नहीं करेंगे। Question: X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. The balance sheet of the firm on 31st March 2018 was as follows. जो बैलेंस शीट है फर्म का वो कैसे है, ट्रेड क्रेडिटर 15, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 6,000, इसको राउंड कर दो बिकॉज ये हम नहीं बांट सकते, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 रुपये, सर इसका कुछ देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इसको भी देखेंगे, गुडविल सर राइट ऑफ होगा, कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट ये किसको एडजस्ट करेगा बच्चे, तो सर फ्लक्चुएशन रिजर्व को, फ्लक्चुएशन रिजर्व को। पेटेंट्स 10, प्लांट एंड मशीनरी 50, एडवर्टीजमेंट 5,250 रुपए। Z retired on the above date on the following text. Goodwill of the firm was valued at 34,800 and it was not to remain in the books of the new firm. 34,800 रुपये पे गुडविल अगर वैल्यूएशन होता है तो उसका शेयर कितना है Z का, 1/6, हम गुडविल का शेयर निकाल लेंगे। पेटेंट्स
टू बी reduced by 20% एंड प्लांट एंड मशीनरी टू 90%। मतलब ये पेटेंट अब कितने का हो जाएगा, 80,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 45,000 का। मतलब 5,000 से ये घटा और 2,000 से वो घटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रेज टू 6%। अभी तक कितना था, 5%, 6% मतलब 2,400। Z took over the investment at market value। Z इन्वेस्टमेंट को कितने पर ले गया, 17,600 रुपए पे। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 2,775। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तुमको, लायबिलिटी इतनी है लेकिन सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रोविडेंट फंड इज ए स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। वर्कमैन कंपनसेशन का कितना करना है आपने, 750। ट्रेड क्रेडिटर्स 2% आर नॉट लाइकली टू क्लेम। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग बेसिस: 50% रिटायरमेंट, 50% ऑफ द बैलेंस इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज विद इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट एट 3 months। क्वेश्चन में हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला काम मैंने बताया था, गुडविल राइट ऑफ करो। दूसरा, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो शेयर ऑफ गुडविल जेड को क्रेडिट हो जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल आया कितना, तो सर शेयर ऑफ गुडविल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें 6 से तो 6 5 ज़ा 30, 4 और 8, 6 5 ज़ा 30, 4 और 8, 8 6 जा मतलब 5,800 रुपीज़। ये 5,800 उनके कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 1/2 और 1/3 का जो भी रेशियो आ रहा था उस रेशियो में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसी रेशियो में जो भी उनका गेनिंग रेशियो है उस गेनिंग रेशियो में हम उसको बांट देंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सर सारे आइटम्स लिखेंगे, इस साइड में डालेंगे। प्रोविडेंट फंड 3,225 रुपया कहाँ से आ गया भाई, प्रोविडेंट फंड वाज ओनली अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड का ओब्लिगेशन ही बता दिया, मतलब बोला कि प्रोविडेंट फंड अब नहीं और कुछ हमको पे करना है। तो बाकी क्वेश्चन में साइलेंट रहता था, यहाँ बोल दिया कि प्रोविडेंट फंड इसके ज़्यादा पे ही नहीं करना है। तो जब पे नहीं करना है तो वापस से फर्म के प्रॉफिट में ऐड हो गया। मतलब मोदी जी ने यहाँ पर हमें छूट दे दी। हमने कैलकुलेट किया, हमारा लॉस आ गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो भी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। मैं ये क्वेश्चन डीप में इसलिए नहीं घुस रहा हूँ बिकॉज इस क्वेश्चन में ना समझाना जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, बट जब इस क्वेश्चन को खुद से बैठ करके एक बार कॉपी में बनाओगे तो क्लियर होगा कि हर एक पॉइंट का कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट किया जाता है। हम आज की क्लास को यहाँ तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब हमारा रिटायरमेंट का कुछ पोर्शन और डेथ बचता है, then this chapter will be closed. So we'll meet in the next class. Till then, bye bye. Thank you.